एक कॉलोनी की हम लोग बात करते हैं जो 2000 में बसी है, ईयर 2000 में, और मान लेते हैं वहाँ पे जो रहने वालों की जो जनसंख्या थी वो बहुत स्मॉल थी। यहाँ पे ये जो मैंने नंबर बनाया ये बेसिकली फैमिलीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन थी, ठीक है? नाउ ऐसे समय में हमने एक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करा और वो जो ट्रांसफार्मर था वो सफिशिएंट था लोड उठाने के लिए, बल्कि मैं कह सकता हूँ वो ट्रांसफार्मर अंडर लोडेड था। यानी कि हमने एक लार्ज कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर वहाँ इंस्टॉल किया था, लेकिन हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले समय में कॉलोनी जो होगी और डेवलप होगी तो ये ट्रांसफार्मर उस लोड को बियर कर लेगा, ठीक? समझते रहना। तो हमने क्या करा, जो ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करा वो स्लाइटली ओवरलोड मतलब हायर रेटिंग का था, तो इसलिए करंटली अंडर लोड में था 2000 में। सबसे खास बात, कोई भी तरीके का इन फैमिलीज़ को किसी भी तरीके के फॉल्ट का सामना नहीं करना पड़ा और वोल्टेज प्रोफाइल बहुत ही अच्छी इनको देखने को मिली। यानी कि इस कॉलोनी में जो भी लोग बसे आके शुरुआत में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी तरीके का फॉल्ट देखने को नहीं मिला और बहुत ही अच्छे वोल्टेज आते थे, बिना स्टेबलाइज़र के इनका काम चलता था। नाउ अगर मैं बात करता हूँ ईयर 2010 की, सेम कॉलोनी 10 साल बाद यहाँ पे रहने वालों की जनसंख्या बढ़ गई, लोग बढ़े और लोग बढ़ने के साथ-साथ वहाँ के लोड बढ़े, लोगों के फ्रिज, एसी, कूलर ये सब चीज़ें बढ़ी। तो सेम ट्रांसफार्मर अभी भी देखो उस कॉलोनी में जो ट्रांसफार्मर हमने इंस्टॉल करा था कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करके कि वो ट्रांसफार्मर जो है आने वाले समय में ये कॉलोनी डेवलप होगी, इनका लोड बढ़ेगा और वो ट्रांसफार्मर इसको कैपेबल होगा उठाने के लिए। तो अब सेम ट्रांसफार्मर है, लेकिन क्या है, स्लाइटली ओवरलोडेड हो चुका है वो 10 साल के अंदर, ठीक है? क्योंकि 10 साल के अंदर जनसंख्या बहुत तेज बढ़ी, प्लस जो लोगों की कंजम्पशन थे, लोगों की गुड्स खरीदने की कैपेसिटी बहुत तेजी से बढ़ी। एसी, कूलर ये सब बहुत कॉमन हो गए। तो इससे क्या हुआ कि एकदम से स्लाइटली सेम ट्रांसफार्मर हमने लगा रखा था, तो जो ट्रांसफार्मर 2000 में था वही ट्रांसफार्मर 2010 में स्लाइटली ओवरलोड हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, कभी-कभी 1-2 फॉल्ट देखने को मिल जाते थे, ठीक है? तो यहाँ पे स्मॉल फॉल्ट्स कभी-कभी आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, फेयर वोल्टेज प्रोफाइल, यानी कि अब भी स्टेबलाइज़र की ज़रूरत कभी-कभी पड़ती है, बाकी टाइम क्या है कि 220 वोल्टेज हमारे इन घरों को मिल रहे थे। नाउ अब एक वर्स्ट केस ज़रा बात करते हैं। अब हम बात करते हैं 2020 की। मान लेते हैं 10 साल और आगे चले जाते हैं। 10 साल में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत हुए, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी, लोगों की कंज़म्पशन यानी कि गुड्स कंज्यूमिंग कैपेसिटी बढ़ गई। अब क्या हुआ है, अब एसी बहुत कॉमन है, यानी कि जहाँ 2000 में एक भी एसी नहीं लगा था, 2010 में एक आध एसी लगा, लेकिन 2020 में क्या हुआ है, हर घर में 3-3 एसी हैं, कूलर हैं, फ्रिज हैं। तो यानी कि क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा लोड में इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन उस कॉलोनी का जो ट्रांसफार्मर 2000 में लगवाया था ईयर 2000 में, वो सेम ट्रांसफार्मर हम चला रहे हैं। तो अब क्या होगा, वो सेम ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब इस ट्रांसफार्मर के अगर हाल-चाल पूछे जाएँ, तो हाइली ओवरलोड हो गया, क्योंकि भई अब कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, लोड बहुत ज़्यादा है इस पे, तो हाइली ओवरलोडेड होगा। इसकी वजह से क्या होगा, रेगुलर फॉल्ट्स आप देखोगे कि रेगुलर फॉल्ट्स हो रहे हैं। आए दिन कभी न्यूट्रल खराब हो जा रहा है, कभी किसी तरीके की समस्या हो रही है। सबसे खास बात, पुअर वोल्टेज प्रोफाइल। आप देखोगे कि जो वोल्टेज की जो प्रोफाइल है, यानी कि जो घरों में वोल्टेज आ रहा है, वो कभी 140 हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रिपिंग है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। तो ये चीज़ें, ये जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, ये बहुत कॉमन सिनेरियो है। जो लोग, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों में से ये चीज़ उन्होंने फ़ील की होगी कि जहाँ कभी किसी समय स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वहाँ आने वाले समय में धीरे-धीरे जैसे-जैसे लोग वहाँ डेवलप होती गई सोसाइटी, सारी प्रॉब्लम आने लगी। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जो आपका ट्रांसफार्मर है, वहाँ से दिक्कतें शुरू हो रही हैं, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर आपकी कॉलोनी में लगा हुआ है, वो जब लगाया गया था तब जो फ़ोरकास्ट की गई थी उसके मुकाबले बहुत तेज़ी से लोड उसके ऊपर बढ़ा है। तो वो हाइली ओवरलोड हो चुका है और जब कोई चीज़ ओवरलोडेड चलेगी तो आए दिन फॉल्ट होंगे और वोल्टेज प्रोफाइल काफ़ी पुअर होगी, ठीक? नाउ ये तो हो गई प्रॉब्लम। अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें कि पॉसिबल ऑप्शन क्या-क्या हैं, यानी कि अगर मान लेते हैं रेगुलर फॉल्ट हो रहे हैं, आपने कॉल करा जेईई को कि भाई हमारे कॉलोनी में रेगुलर फॉल्ट हो रहे हैं, तो उसके पास क्या-क्या पॉसिबल ऑप्शन है? तो उसके पास पहला पॉसिबल ऑप्शन है कि वो क्या करे, एक बड़े साइज़ का आपके लिए ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर दे। यानी कि जो ट्रांसफार्मर आपका लगा हुआ था कॉलोनी में, उसको रिप्लेस करके एक बड़ा साइज़ का ट्रांसफार्मर वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाए, हायर केवीए रेटिंग का। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? एक अच्छा, इस ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, ये जो मैंने अभी बताया, इसके साथ एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज है कि ये क्या होगा, इसका साइज़ तो ज़्यादा होगा, लेकिन ये इकोनॉमिक नहीं होगा, ठीक? क्यों नहीं होगा, इसे आने वाले अभी डिस्कस करूँगा मैं जैसे-जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि हम क्या करें, कई सारे ट्रांसफार्मर जो हैं वो पैरेलल में लगा दें। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसी कॉलोनी की बात की जाए, तो जैसे-जैसे लोड बढ़ा है, तो मैं क्या करूँ, एक ऑप्शन तो ये है कि साइज़ बड़ा कर दूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं क्या करूँ,
2-3 ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑपरेट करवा दूं, यानी कि मोर देन 1 ट्रांसफार्मर इन पैरेलल ऑपरेशन। तो ये 2 मेरे पास पॉसिबल ऑप्शन है। तो यहाँ पे इस पूरे लेक्चर के अंदर मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं इस पूरे लेक्चर के अंदर बात करूंगा पैरेलल ऑपरेशन के बारे में। आई होप पैरेलल ऑपरेशन की आपको नीड समझ में आ गई होगी कि जैसे जैसे लोड क्योंकि लगातार बढ़ रहा है, तो वहां पे हमारे पास जो 2 पॉसिबल ऑप्शन है उनमें से आज हम लोग बात करेंगे पैरेलल ऑपरेशन के बारे में। साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि जो इंक्रीज इन साइज है ट्रांसफार्मर का वो क्यों इकोनॉमिकल नहीं है। नाउ अगर इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो सॉल्व कैसे की जा सकती है, तो मान लेते हैं इनिशियल स्टेज में हमारे पास एक ट्रांसफार्मर था। अब जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी, हमने क्या करा, पैरेलल ऑपरेशन बनाना शुरू कर दी, यानी कि हमने देखा कि अब लोड बढ़ रहा है तो हमने क्या करा, 2 ट्रांसफार्मर लगाएंगे। इससे क्या होगा, हर बार लोड बटा रहेगा। अब यानी कि जो लोड उठाने के लिए एक ट्रांसफार्मर था, क्योंकि लोग बढ़ गए, लोड बढ़ गया, तो अब उसके लिए 2 ट्रांसफार्मर। फिर फर्दर अगर लोड बढ़ता है तो हम क्या करेंगे, 3 ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। देन अगर और ज़्यादा लोड बढ़ता है तो फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, और ट्रांसफार्मर यानी कि 4 ट्रांसफार्मर पैरेलल में लगाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल ऑपरेशन, इसको कहते हैं। यानी कि जब एक से ज़्यादा ट्रांसफार्मर पैरेलली कनेक्ट होके लोड की इंक्रीजिंग डिमांड को फुलफिल करने के लिए लगाए जाते हैं, उस पूरे प्रोसेस को पैरेलल ऑपरेशन कहते हैं। ये बेसिक सा हो गया। तो ये आयु समझ में आ गया होगा। तो जो प्रॉब्लम आ रही थी जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर के साथ, वो हमने कैसे दूर करेंगे पैरेलल ऑपरेशन में, यहाँ पे ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। नाउ अगर हम बात करते हैं एडवांटेज क्या है पैरेलल ऑपरेशन के, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है कि पैरेलल ऑपरेशन ही क्यों। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि इस जो प्रॉब्लम मैंने आपको शुरुआत में बताई है, उसको दूर करने के 2 तरीके हैं, एक तो साइज बड़ा कर दो या पैरेलल ऑपरेशन। तो मैं पैरेलल ऑपरेशन प्रेफर क्यों कर रहा हूँ, उसके लिए हम इसको समझते हैं। अच्छा, ये जो एडवांटेज है पैरेलल ऑपरेशन की, ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ साइज इंक्रीमेंट से। यानी कि अगर आपने मान लेते हैं 2 लोग हैं, एक ने साइज बड़ा करने का ऑप्शन चुना है और एक ने पैरेलल ऑपरेशन, तो ये लेक्चर के अंदर एडवांटेज ऑफ पैरेलल ऑपरेशन जो भी मैं बताऊंगा वो कंपेयर करूंगा अगर हम साइज बढ़ा देते, यानी कि साइज जो बढ़ाते हैं उससे पैरेलल ऑपरेशन क्यों अच्छा है। तो पहला रीजन इकोनॉमिक, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऐसा क्यों, ये मैं क्यों कह रहा हूं, तो पैरेलल ऑपरेशन में एक्चुअल क्या होता है, अगर आप साइज बड़ा करने की बात करते हो तो देखो ट्रांसफार्मर कोई ऐसी चीज नहीं है जो दुकानों पे इजीली अवेलेबल है। इसके लिए आपको एक ऑर्डर देना पड़ेगा, एक बड़ा ट्रांसफार्मर डिजाइन करवाना पड़ेगा बड़े रेटिंग का। और जब आप कोई चीज स्पेशली ऑर्डर देके डिजाइन करवाते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। प्लस दूसरी चीज टाइम लगेगा। मान लेते हैं आपकी कॉलोनी का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, तो अगर आप स्पेशली एक हायर केवी रेटिंग का ट्रांसफार्मर डिजाइन करवाओगे तो आप सोच सकते हो कितना टाइम लग जाएगा। तो उतने टाइम तक आपको सफर करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज है, एक तो टाइम भी एक है, लेकिन इकोनॉमिक एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर है। क्योंकि जब आप स्पेशली रिक्वायर का अपना ट्रांसफार्मर डिजाइन करवाते हो तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, ये आप समझ सकते हो। वहीं पे अगर हम लोग पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो पैरेलल ऑपरेशन में इजीली हमें क्या होगा, सेम साइज की यूनिटें इजीली अवेलेबल है। मान लेते हैं एक जो यूनिवर्सल साइज है इंडिया में, मान लेते हैं उस यूनिवर्सल साइज के ट्रांसफार्मर इजीली अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी वो ट्रांसफार्मर मंगवा सकते हो। उसके लिए आपको डिजाइन नहीं करवाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमें ये चीज इकोनॉमिक पड़ती है। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा है कि ऐड और रिमूव करना ट्रांसफार्मर को बहुत आसान है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। मान लेते हैं कि जो तुमने ट्रांसफार्मर लगाया है, आपने सोचा कि कॉलोनी का लोड बढ़ गया है, आपने 2 ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर दिए। अब आने वाले समय में क्या हुआ कि लोग वहां से शिफ्ट करने लगे उस कॉलोनी में, मान लेते हैं कोई दिक्कत आ गई पानी की या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो वहां पे क्या होगा, लोड ऑटोमेटिकली, मान लेते हैं किसी वजह से लोड कम हो जाता है, ठीक। तो अगर मान लेते हैं लोड कम हो गया, तो तुमने तो बड़ा साइज का ट्रांसफार्मर मंगाया था, तो वो ट्रांसफार्मर महंगा भी पड़ा और उसकी एफिशिएंसी भी पुअर हो जाएगी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसफार्मर हो या कोई भी मशीन हो, जब वो रेटेड लोड यानी कि फुल लोड पे ऑपरेट करती है तब उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो अगर हम बड़ा साइज का ट्रांसफार्मर एक बार हमने इंस्टॉल कर दिया तो फिर उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, वो पूरा का पूरा हमेशा उतने ही रेटिंग पे चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने मान लेते हैं 2 पैरेलल ऑपरेशन 2 ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करें पैरेलल ऑपरेशन में, तो अगर लोड कम हो जाता है तो हम एक ट्रांसफार्मर को फर्दर हटा भी सकते हैं। मान लेते हैं आज हमारे पास 20 लोग एक कॉलोनी में रह रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में किसी वजह से 10 रह गए, तो हमने 2 ट्रांसफार्मर लगा रखे थे 20 लोगों के लिए, जब 10 रह जाएंगे तो एक ट्रांसफार्मर हम लोग हटा देंगे। तो ये जो ऐड और रिमूव करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको पैरेलल ऑपरेशन में मिलती है। ये सारी फीचर्स आपके बड़े साइज, यानी कि अगर हम साइज इंक्रीमेंट करेंगे तो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। तो ऐड और रिमूव करने से एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी एज पर लोड डिमांड, ठीक। तो 2 ऑप्शन समझ में आ गए। तीसरा एडवांटेज है, ये फॉल्ट से डील करने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं कि क्या होता है। मान लेते हैं फॉल्ट हुआ, अब एक ट्रांसफार्मर मान लेते हैं उसकी वाइंडिंग जल गई, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी समय जो दूसरा ट्रांसफार्मर है उसको पैरेलल में कनेक्ट रहेगा। एक ट्रांसफार्मर जो जिसकी वाइंडिंग जल गई है उसको हम लोग सिस्टम से हटा देंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि पूरा का पूरा जब
जब पूरा सिस्टम 2 ट्रांसफार्मर डिपेंड है, तो एक ट्रांसफार्मर जलने से एक ट्रांसफार्मर उस सिस्टम को सस्टेन कर लेगा। हालाँकि लोड कम हो जाएगा, यानी कि वो थोड़ा-सा कम लोड उठा पाएगा, पर पूरे दिन के लिए लाइट नहीं जाएगी। आप क्या करेंगे, कॉलोनी में 2-3 फेज़ होंगे तो एक फेज़ हटा देंगे, एक फेज़ से काम चला लेंगे, ठीक है? तो लोड ज़रूर उसका डिलोड हो जाएगा। मतलब जो तुम्हारा यहाँ पूरी कॉलोनी का जो लोड था, वो पूरा नहीं उठा पाएगा, आधा उठा पाएगा, लेकिन पूरे दिन भर के लिए लाइट नहीं जाएगी, थोड़ा-थोड़ा आपका सस्टेन करता रहेगा। तो ये कब हो पाएगा? ये तब हो पाएगा जब पैरेलल ऑपरेशन है। अगर तुमने साइज़ बड़ा करा है ट्रांसफार्मर का और वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल गई, तो एक ही ट्रांसफार्मर था, वाइंडिंग जल गई, तो जब तक वो नया ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा, तब तक वहाँ पे किसी भी तरीके का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यानी कि फॉल्ट में बहुत हेल्पफुल होता है, अगर एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल गई, तो दूसरा लोड शेयर कर सकता है। तो ये हो गया एडवांटेज। अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल कनेक्शन करते कैसे हैं, मतलब कैसा दिखेगा पैरेलल कनेक्शन में। तो इसको जरा देखते हैं। ये ट्रांसफार्मर का सर्किट है, इसको समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमने बात तो कर ली पैरेलल कनेक्शन पैरेलल ऑपरेशन की, पर कनेक्ट कैसे करोगे। तो मान लेते हैं हमने इस ट्रांसफार्मर में सप्लाई वोल्टेज दिया है और मुझे लोड पे वोल्टेज मिल रहा है V। नाउ ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो, पैरेलल ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा ट्रांसफार्मर लाएंगे और उसकी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग को इस तरीके से कनेक्ट करा जाएगा पैरेलल में। बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारी बुक्स में पैरेलल कनेक्शन इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आपको समझ में नहीं आएंगे। आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगा कि किस तरीके से पैरेलल ऑपरेशन इन्होंने किए हैं। तो इसीलिए इस लेक्चर में जो मैंने बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपली आपको प्राइमरी वाइंडिंग इस तरीके से कनेक्ट करनी है ट्रांसफार्मर बी की, और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग ये कनेक्ट आपको कर देनी है, ठीक है। ये हो गया आपका, दिस इज योर पैरेलल कनेक्शन। नाउ इसमें क्या होगा, ये जो ऊपर वाला जो पर्पल कलर का ट्रांसफार्मर है, ये बेसिकली आपका मेन ट्रांसफार्मर है, यानी कि जो उस कॉलोनी में इनिशियल इंस्टॉल था। और ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, ये आपका हो गया सेकेंडरी या एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर, यानी कि ये वो सेकेंडरी यूनिट है जो तुम पैरेलल में इंस्टॉल कर रहे हो। तो सबसे पहले कनेक्शन समझ में आ गया। इसी तरीके से कनेक्शन आपको अपने एग्जाम में बनाने, याद रखना है, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ अब बात कर लेते हैं, जरा थोड़ा सा इसकी एनालिसिस करते हैं कि इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। क्योंकि देखो, जब तो अभी हमने पैरेलल कनेक्शन तो सीख लिए, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, हम इसकी एनालिसिस करेंगे, कितना लोड शेयर होगा। तो इन सब कामों को करने के लिए मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई मॉडल चाहिए, क्योंकि ये अभी भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। सॉरी। तो आपको क्या करना है, इस मॉडल जो मैंने अभी बनाया है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। जरा उसको देखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं मान के चलता हूं कि जो ट्रांसफार्मर ऊपर वाला है वो ट्रांसफार्मर ए है, और नीचे वाला जो पैरेलली ऑपरेटेड जो दूसरा यूनिट आई है वो ट्रांसफार्मर बी है। तो अगर ट्रांसफार्मर ए की बात करें, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी साइड में EA1 और सेकेंडरी साइड में EA2। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेकंड बी ट्रांसफार्मर की, तो उसके प्राइमरी साइड में इंड्यूस वोल्टेज EB1 और सेकेंडरी साइड में EB2। ये चीज क्लियर हो गई, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अब हम क्या करते हैं, अगर मैं क्या करूं, इस सेकेंडरी साइड को केवल सेकेंडरी साइड को अगर मैं ले लेता हूं, तो अगर मैं रीअरेंज करूं सेकेंडरी साइड ट्रांसफार्मर ए की भी और बी की भी, तो वो कुछ मुझे इस तरीके से मिलेगा। ठीक, ध्यान से समझते रहना। इसमें देखो, ये है प्राइमरी साइड की, यानी कि ये प्राइमरी साइड ये होगी, सॉरी, ट्रांसफार्मर ए की, और इसी तरीके से आ गया पैरेलल में ट्रांसफार्मर बी। तो अब मैंने इसमें क्या करा है, बड़े ध्यान से समझना, मैंने जो सेकेंडरी साइड थी पैरेलल सर्किट की, उसको अलग बना लिया है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें पैरामीटर्स की, तो EA2 पता है, EA2 क्या है तुम्हारा, सेकेंडरी वोल्टेज हो गया, इंड्यूस वोल्टेज। Z इक्विवेलेंट ए क्या है यहाँ पे, ये है तुम्हारा लीकेज इंपीडेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड, ठीक है, ए ट्रांसफार्मर का। वैसे Z इक्विवेलेंट बी क्या है, रिफर टू मतलब लीकेज इंपीडेंस रिफर टू इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड ऑफ बी ट्रांसफार्मर। नाउ आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। बहुत ध्यान से समझना, इसमें किसी तरीके की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अभी मैं इसको दोबारा से अरेंज करूंगा। तो हमने करा क्या अब तक, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान समझो। हमने पैरेलल कनेक्शन सीखा। अब मैंने क्या करा, पैरेलल कनेक्शन सीखने के बाद उसकी जो सेकेंडरी साइड थी उसे रीअरेंज कर दिया इस फॉर्म में, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्यों सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इसकी कैलकुलेशंस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो उसके लिए सिंपल सर्किट पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा, एक बात और बड़ी ध्यान से, मैंने यहाँ पे EA2 और EB2 को एक वोल्टेज सोर्स के रूप में बनाया। तो ऐसा क्यों, तो इसको जरा समझ लो। देखो हो क्या रहा है, अगर मैं बात करता हूँ लोड की, यानी कि VL, जो लोड साइड की बात करता हूँ, तो उस लोड के लिए जो तुम्हारी सेकेंडरी का इंड्यूस वोल्टेज है EA2 और EB2, ये क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स का ही तो काम करेंगे। तो इसीलिए मैंने क्या करा है, इनको एक वोल्टेज सोर्स की तरह बनाया, यानी कि बोथ प्राइमरी साइड की सेकेंडरी वोल्टेज और सॉरी ए ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज और बी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज, दोनों ही दोनों पैरेलल वोल्टेज सोर्स की तरह वर्क करेंगे, पैरेलली कनेक्टेड। और ये क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे वोल्टेज को, यानी कि लोड को। आई होप समझ में आ गया। और लोड कितना है, VL, यानी कि इस VL के जो वोल्टेज हमें मिलेगा टर्मिनल क्रॉस VL, उसके लिए दोनों ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक। अच्छा, Z इक्विवेलेंट का याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आध बार एग्जाम में पूछा गया है कि Z इक्विवेलेंट क्या होता है। तो यहाँ पे जो Z इक्विवेलेंट A मैंने लिखा है, ये
लीकेज इंपेडेंस, इक्विवेलेंट लीकेज इंपेडेंस है, यानी कि पूरे ए ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट लीकेज इंपेडेंस होगा वो है रिफर टू सेकेंडरी साइड। ठीक है, रिफर टू सेकेंडरी साइड। रिफरिंग सर्किट क्या होता है इन सब के ऊपर ऑलरेडी मैं लेक्चर ले चुका हूं, बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने आपको समझाया था। डाउट हो तो ये सीरीज प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की। शुरुआत में मैंने रिफर टू प्राइमरी, रिफर टू सेकेंडरी, इक्विवेलेंट सर्किट सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, तो वो यहाँ पे है। ठीक, नाउ अब इस सर्किट को मैं क्या और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो देखो और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, और वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यानी कि अब हमने क्या करा है, नॉर्मली जो आपने सर्किट एनालिसिस करते होगे, आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा, तो देखो अब मैंने क्या करा, इसको और सिंप्लीफाई कर लिया। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में पैरेलल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो वो कुछ इस तरीके का सर्किट मुझे मिलेगा। इसमें क्या है, दो वोल्टेज सोर्स हैं, EA2 एंड EB2। दीज आर सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेजेस ऑफ ट्रांसफार्मर ए एंड ट्रांसफार्मर बी, जहां और यहाँ पे इनके इक्विवेलेंट इंपेडेंस, लीकेज इंपेडेंस यहाँ पे मैंने ए और बी को शो कर दिया। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिकली हमने क्या करा है, हमने पैरेलल ऑपरेशन को एनालाइज करने के लिए उसकी सेकेंडरी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक, तो अब जरा देखते हैं कि जो हमने सिंप्लीफाई करा है उसको जरा समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास दो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी आ गई, ट्रांसफार्मर ए, ट्रांसफार्मर बी, और ये दोनों की दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और सोर्स को सप्लाई दे रही है, यानी कि लोड वोल्टेज को VL को सप्लाई दे रही है। आई होप जी समझ में आ गई होगी, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, यहाँ पे इस लेक्चर को मैं इसी तरीके से कंक्लूड कर देता हूँ। और ये एक चीज और बताना रहेगा, ये कौन सी, ये सेकेंडरी है ट्रांसफार्मर ए की, और ये जो है ये सेकेंडरी है ट्रांसफार्मर बी की। ठीक, तो ये लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। आई होप ये बेसिक लेक्चर था, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है, अभी कई सारे पार्ट आने बाकी हैं, क्योंकि मैं हमेशा कई सारे पार्ट्स बढ़ाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उससे आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप स्पेसिफिक वो कॉन्सेप्ट जाके चेक कर सकते हो जब भी आपको जरूरत होगी। तो इस पूरे लेक्चर को अगर कंक्लूड करूँ तो मैंने इसके अंदर पैरेलल ऑपरेशन की जरूरत को सीखा कि क्यों नीड है, हम साइज बड़ा करके क्यों नहीं काम चला सकते, क्या एडवांटेज है पैरेलल ऑपरेशन के, और साथ ही साथ हमने देखा कि कैसे हम लोग पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सर्किट कैसा दिखता है पैरेलल ऑपरेशन का, प्लस उस सर्किट को हमने सिंप्लीफाई भी करा है फर्दर कैलकुलेशन के लिए। नाउ आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि लोड कितना शेयर होगा, दूसरी बात कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पैरेलल कंडीशन है पैरेलल ऑपरेशन की जो हम लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी दो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि मार्केट गए और कोई भी दो ट्रांसफार्मर लिया और उन्होंने कनेक्ट कर दिया, तो कुछ ऐसी एसेंशियल कंडीशंस होंगी जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कनेक्ट करते समय। इन सबको हम लोग सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में और जानेंगे कि कैसे काम क्या काम करता है। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।